प्रफुल्ल भाई, मैं आपके पास आता हूँ। जी जिस तरह से अचानक ये प्रस्तावना में जो मैंने बात कही कि सऊदी अरब, ये संयुक्त अरब अमीरात को लेकर के तो हम लोग लगातार चर्चा करते रहे। एक दिन हमने कहा भी था कि बहुत परेशान है सऊदी, ये संयुक्त अरब अमीरात। वो रास्ता ढूंढ, उसने कहा कि हमको हथियार नहीं चाहिए, हमको चाहिए सुरक्षा, और वो चीन जा करके सुरक्षा देख रहा है। अभी ये नहीं घोषित हुआ है, लेकिन क्या ये अमेरिका के लिए बड़ा खतरा नहीं बजा, ये जो चीन सऊदी अरब के वहां गए, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस, और वहां चीन कह रहा है, जिस तरह से जवाब दिया है चीन ने, क्या अमेरिका के लिए नींद उड़ाने वाला है ऐसा आपको लगता है? चूंकि धमकी भले दी है नाकेबंदी की, लेकिन नाकेबंदी का फिर जवाब दिया ईरान ने, बोला कि आओ लड़ ही लेते। उसके बाद मोदी जी का फोन आना, मोदी जी के पास ट्रंप ने फोन किया। क्या हिंदुस्तान को उस तरीके से देख रहे हैं ट्रंप कि हिंदुस्तान अब प्रतिष्ठा बचा सकता है कहीं से? क्या हिंदुस्तान ईरान से भिड़ने वाली स्थिति में जा सकता है? क्योंकि इजराइल के साथ तो वो है, लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए अमेरिका के साथ भी संबंध है, कोई और नया संबंध बना सकते हैं। और अगर अमेरिका के साथ ले जाते हैं भारत को नरेंद्र मोदी, तो क्या आपको लगता है कि भारत के लिए अच्छे दिन होंगे वो? जी, सभी को नमस्कार। और जहां तक आपने कहा नींद उड़ने की बात, तो नींद तो भारत की उड़ी हुई, और चीन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो सऊदी अरब यूएई के दबाव से नहीं दिया है, वो अपनी राजनीतिक परिस्थितियों के कारण दिया है। सवाल उठता है कि भारत की नींद क्यों उड़ी है? इसलिए कि चीन ने इस युद्ध का अब ये चौथा चरण है, और इसके मल्टी डायमेंशन के आयामों में परिवृद्धि भी है। अब इसमें रूस और चीन सीधे शामिल प्रतीत हैं, दिख रहे हैं। और इस प्रकार की जो शांति वार्ता का मकसद ही यही था कि चूंकि अमेरिका सीधे सामने आ गया था, तो उसकी कोशिश थी कि चीन को भी सामने ले आया जाए, जो पीछे से ईरान की मदद कर रहा है, जिसमें वो एक हद तक कामयाब हुआ है। अब उसने ये कहा कि जंगल के राज की आपने चर्चा की, वैश्विक कानूनों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, आप इसकी नाकेबंदी नहीं कर सकते। अमेरिका जिस ढंग की नाकेबंदी की बात कर रहा है, उसे चीन ने खतरनाक और अनुचित बताया, और ईरान ने कहा है कि अब ये एक्ट ऑफ वार है। तो एक खुल रहा है। लेकिन भारत की नींद क्यों उड़ी हुई? भारत की नींद इसलिए उड़ी हुई है कि चीन ने ये साफ संकेत दिया है भारत को कि भारत ईरान के पक्ष में अपना स्पष्ट करे। ब्रिक्स का वो चेयरमैन है, तो ब्रिक्स की मीटिंग बुलाए और ईरान के पक्ष में अपना बयान दे, अपना रुख स्पष्ट करे। एक तरफ ये दिया है, और दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि जो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है, अभी डिलिमिटेशंस की जब बातचीत चल रही है, उसने कहा कि अरुणाचल प्रदेश दक्षिण तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश पर उसके एक इलाके को बोल रहा है एक अलग नाम दे करके कि ये हमारा हिस्सा है, डिलिमिटेशन की कोई राजनीतिक प्रक्रिया इधर न करे, ये विवादास्पद है, ये हमारा है, इस पर उनको दावा छोड़ देना चाहिए। तो अब चीन की जो गतिविधि है, एक तरफ तो अमेरिकी खेमे में जाने के लिए, क्योंकि अगर अपनी डिप्लोमेटिक स्थिति को अगर क्लियर करें तो चीन हमारे साथ है नहीं, पाकिस्तान का इस्तेमाल करेगा हमारे खिलाफ, तो हमारे पास अमेरिकी खेमेबंदी में जाने का लाभ रास्ता क्या बचता है? हम अकेले तो खड़ा रह नहीं सकते हैं। हमारे पास जो लुंज पुंज की स्थिति जो थी उसको उसने और नंगा कर दिया है। लेकिन कह रहा है कि आप ईरान के पक्ष में बयान दीजिए क्योंकि आप ब्रिक्स के हैं। G7 की भी मीटिंग होनी है, G7 में भी भारत को आमंत्रित किया गया है। पिछली बार तो आमंत्रित करवाए जाने के लिए क्या क्या नहीं एक्सरसाइज किए गए। इस बार जबकि वो वहां हो रहा था, कनाडा में हो रहा था, इस बार तो शायद फ्रांस में कहीं हो रहा है, तो इनको सीधे बुलाया गया, आमंत्रण है इनके नाम। लेकिन अब जाने में हालत खराब हो रही है, क्योंकि वहां स्टैंड लेना होगा जो इनसे करवाया जाएगा। ब्रिक्स और G7 के हित आपस में टकराते हैं, तो ये जब ब्रिक्स को नहीं कर पा रहे हैं तो वहां का क्या करेंगे? इसलिए नींद तो उड़ी हुई है, जंगल का राज नहीं चल सकता है। लड़ाई अब चौथे आयाम में पहुंच चुकी है, और वार्ता की फिर से जो कोशिश हो रही है तीसरे आयाम के बाद, जो शांति वार्ता के बाद जब इस्लामाबाद में हुआ था, तो इसके नए फ्रंट खुले। आप समझ सकते हैं कि जेडी वांस जिस ढंग से आए थे, उनके साथ 2 यहूदियों को लगा दिया गया था। साफ साफ बात की जानी चाहिए, विटकॉफ और कुशनर जो आए थे, और ये वहां पर जेडी वांस की कोई भी राजनीतिक पहल को लगातार टारपीडो कर रहे थे। वहां जिस तरह की बातें चली,
और वहां डायरेक्ट बात करके नेतन्याहू के सीधे संपर्क में थे ये, और जेडी वांस इन लेके परेशान हुए। कुल मिलाकर के दोनों तीनों ने मिल करके जेडी वांस को वहां पर एक अकवर्ड पोजीशन में डाल दिया, क्योंकि वो कोई राजनीतिक पहल ही नहीं कर पाए और उनका एक्सेस सीधे ट्रंप महोदय से था। तो जाहिर है कि ये फेल कर गया। और जेडी वांस की राजनीति को आगे जो उनकी राजनीति होनी है उसको बदनाम करने के लिए ये सब किया गया। तो क्या है कि वहां पर जो हेडसेट उनके विदेश मंत्रालय के जो लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी उसी समुदाय के, उसी समूह के पक्षधर हैं और वे बार बार अपने को क्लीन साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जेडी वांस जिसने लड़ाई का भी विरोध किया था और इसलिए शुरू में ऐसा बताया जाता है, और यहाँ पर आकर के समझौता वार्ता को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ भी आकर के इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया। अब नए आयाम में जो मीटिंग होगी, जो नई शांति वार्ता होगी, हो सकता है तुर्की में हो सकता है जेनेवा में हो। मुझे लगता है कि तुर्की में तो नहीं होगा, जेनेवा में तो नहीं होगा, तुर्की में इस तरह की कोशिश हो सकती है। तो ये सभी जो वहां पर चीन के पास इकट्ठा हुए थे, और उनका जो विदेश मंत्री है, चीन सीधे नहीं बोलता है, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है जियाकुन, तो उन्होंने जो इस तरह के बयान दिए हैं, उस बयान का मतलब ये है कि चीन जब बोलता है तो गंभीर ढंग से बोलता है, वो स्थितियों को स्पष्ट करके बोलता है। तो भारत की नींद इसलिए उड़ी हुई है या उड़नी चाहिए कि अगर वो इधर चीन ईरान के पक्ष में अगर स्टेटमेंट नहीं देता है तो उसके साथ दिक्कत है। इधर अरुणाचल प्रदेश का मामला फंसा हुआ है, अगर देता है तो अमेरिका ने आज फोन ही कर दिया है। और इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका ने फोन किया। अमेरिका ने कोई मदद मांगने के लिए इनसे फोन नहीं किए। अमेरिका ने जो ट्वीट करते हैं वो सब बातें ठीक है, डिप्लोमेटिकली इसी ढंग से किया जाता है। तो उन्होंने जो लंबे समय तक बातचीत की होगी, तो लंबे समय तक उन्होंने बताया होगा कि क्या क्या खतरा आपके सामने है, और चीन के से आप दूर रहें और ईरान से भी आप दूर रहें और हम हमारे पक्ष में चले हैं। कुल मिलाकर के इस पूरे खित्ते में जिस प्रकार की अनिश्चयता का दौर हो रहा है और लगातार घाटा का स्थिति हो रही है, अब तो व्यापारिक घाटों का भी असर हो रहा है। खुद जिस प्रकार से नाकेबंदी की गई है, तो अब ट्रंप महोदय को भी समझ में आ रहा है, वो एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं जिससे अमेरिका के लोगों में उनका विरोध कम हो। अपने को भगवान साबित कर दिया, अपने को प्रभु साबित कर दिया, और पोप को ऐसी तैसी कर रहे हैं। अब वहां के लोगों को नापसंद आया, पूरे ईसाई जगत ने इसका विरोध किया, तब जाकर के अपना फोटो वोटो से हटाए हैं, लेकिन तेवर में कोई कमी नहीं आई है। वो चाहते हैं कि उनके पीछे पूरा यूरोप आ जाए, नाटे की तरह कोल्ड वॉर, और जो कोल्ड वार था वो उसकी तरह के। तो कोल्ड वार की राजनीति तो कब की ओवर हो चुकी है। तो ये क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि अमेरिका और कुछ शक्ति संपन्न, साधन संपन्न देश और लोग, और ये तो 26वीं शताब्दी 28वीं शताब्दी के सुख सुविधाओं को, विज्ञान के तमाम लाभ को जिया और बाकी दुनिया स्टोन एज में चली जाए। ईरान बहुत मजबूती के साथ और स्पष्टता के साथ खड़ा हुआ है। भारत को चाहिए कि इस समय भी अभी वक्त है कि अपना कोर्स करेक्शन करे, कोई कदम उठाए और स्पष्ट नीतियों में बात करे। जब अब गुपे छुपे से बात नहीं होगी, लेकिन इस सत्ता से ये बात संभव नहीं है, क्योंकि ये इनका पांव इतने दलदल में फंस चुका है कि इसको एक रीस्टार्ट की जरूरत है। भारत की विदेश नीति को एक रीस्टार्ट की जरूरत है और पूरे विदेश नीति को फॉर्मेट करने की जरूरत है कंप्यूटर की भाषा में। तो ये रीस्टार्ट कैसे करें, कैसे फॉर्मेट करेंगे, ये तो देखने की बात होगी। लेकिन आर्थिक कारणों से तो हम फंसे हुए हैं। दुनिया युद्ध के चौथे आयाम में, जो विश्व युद्ध के और करीब हो गई है, क्योंकि रूस और चीन बीच में एक पक्ष होकर के उभर रहा है, ये बिल्कुल साफ है जी। इसलिए नींद तो भारत की उड़नी चाहिए।